प्राचीन भारत में भौगोलिक ज्ञान, इसका पार्ट 2 है। भाग 1 हम देख चुके हैं, जिसमें टॉपिक की पूरी समझ हम बना चुके हैं। आज हम ये देखेंगे कि पीएससी में इस टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। मैंने एक खाका खींचा है कि शायद वो इसके इर्द गिर्द प्रश्न पूछे। उदाहरण के तौर पर अगर वो 10 मार्क्स यानी 10 नंबर में कोई प्रश्न पूछेगी तो वो कुल इस प्रकार से प्रश्न पूछ सकती है। प्राचीन भारत में भौगोलिक ज्ञान पर टिप्पणी कीजिए। और ये प्रश्न तो इस साल छपा मिलेगा। अगर इस टॉपिक से उसे कोई प्रश्न पूछना होगा 7 या 10 नंबर में तो ये प्रश्न जरूर पूछेगी। दूसरा डायमेंशन ऐसा हो सकता है कि प्राचीन भौगोलिक वेत्ताओं का योगदान क्या है। जो भी प्राचीन काल में भौगोलिक वेत्ता रहे हैं उनके योगदान पर बात करनी है। और तीसरा प्रश्न जो हो सकता है वो जम्बू द्वीप को लेकर हो सकता है। तो ये बड़े प्रश्न बन सकते हैं 3। अब 7 नंबर या 2 नंबर में भी कई प्रश्न बन सकते हैं। 2 मार्क्स में कैसे प्रश्न आएंगे, जैसे पुराणों में कितने सागरों का वर्णन मिलता है। अब यहां पर याद रखना, सागर पूछ सकता है, नदियां पूछ सकता है। जरूरी नहीं है कि वो पुराणों में पूछे। वो पूछेगा ऋग्वेद के किस मंडल में नदियों का वर्णन है। वो पूछेगा कि बताओ कोरल यानी प्रवाल का वर्णन किस शास्त्र में लिखा है, किस किताब में लिखा है। ये पेपर को कठिन बनाने का तरीका है। तो जो 2 नंबर में प्रश्न आएंगे, मेरा अनुमान है कि वो सोर्स पूछेगा, स्रोत पूछेगा। तो मैंने एक उदाहरण के तौर पर यह बताया है कि पुराणों में सागरों की कितनी संख्या मानी गई है, नदियों की कितनी संख्या मानी गई है, द्वीपों की कितनी संख्या मानी गई है, या पर्वतों की कितनी संख्या मानी गई है। एक तो ये डायमेंशन के प्रश्न हो सकते हैं। दूसरा, वो इंडिविजुअल तुमसे सीधा प्रश्न पूछेगा, मेरू पर्वत पूछ देगा, पुष्कर द्वीप पूछ देगा। एक ये तरीका हो सकता है। 2 नंबर में एक तरीका और मुझे लगता है कि वो किसी ना किसी की रचना पूछ देगा कि सौर सिद्धांत का किसकी रचना है, और आपको वहां पे नाम लिख कर आना पड़ेगा। एक और इसमें डायमेंशन जो मुझे समझ में आ रहा है, वो किसी अवधारणा की बात कर देगा कि बताओ पहली बार ग्रहण की संकल्पना का वर्णन किसने किया। तो इस प्रकार के प्रश्न एमपीपीएससी में शायद इस टॉपिक से पूछे जाए। चूंकि पहला जो मेंस होगा 2024 में जुलाई के आसपास होने की संभावना है, उसमें तो मुझे अनुमान है कि अगर इस टॉपिक से कोई प्रश्न आएगा 7 या 10 नंबर में तो वो ये वाला प्रश्न आएगा। और 2 नंबर में अगर कोई प्रश्न आएगा तो वो इसी प्रकार के प्रश्न पूछेगा, खासकर रचना को लेकर प्रश्न पूछ सकता है। आइए एक एक करके इन प्रश्नों पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले प्राचीन भारत में भौगोलिक ज्ञान वाले प्रश्न को समझने का प्रयास करें। जैसे प्रश्न हमसे पूछा गया कि प्राचीन भारत में भौगोलिक ज्ञान पर टिप्पणी कीजिए, तो कल की क्लास का पूरा ज्ञान तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए। लंबी लंबी हमने कहानियां सुनी थी कि राजा मनु के पुत्र जो प्रियव्रत थे, उनको जब शासन दिया गया, महल से जैसे ही बाहर निकले उन्होंने देखा कि हमारे शासन में तो सूरज डूब रहा है। यह एक काल्पनिक कहानियां हैं, और मैं ये बोल चुका हूं कि इस टॉपिक में जो कहानियां हैं उनके पीछे नहीं भागना है, उसके जो पीछे का दर्शन है उसको समझना है। तो उन्होंने अपने शासन को, अपने राज्य को अंधेरे से बचाने के लिए यह डिसाइड किया कि इस राज्य में कभी सूरज नहीं डूबेगा। तो उसके लिए उन्होंने पृथ्वी का चक्कर लगाना शुरू किया। और जिस रथ पर सवार हुए पृथ्वी का चक्कर लगाने के लिए, उस रथ का पहिया जहां जहां धंस गया वहां वहां सागरों का निर्माण हुआ, और जो हिस्सा ऊपर रह गया वो महाद्वीपों का निर्माण हुआ। तो इस चित्र में इस प्रकार से दिखाया जा रहा है कि ये जो रचना दिख रही है महाद्वीपों की या सागरों की, यह इनकी देन है, प्रियव्रत की देन है, जो राजा मनु के पुत्र हुआ करते थे। ऐसा किद्वंतियों में बताया गया है। अच्छा, किद्वंतियां होती हैं कि किंवदंतियां होती हैं, कमेंट करके बताना मुझे। अब इसमें दिखा है कि ये एक महाद्वीप है, ये एक महाद्वीप है, महाद्वीप सागरों के बीच में प्राप्त हो रहा है। ठीक वैसे ही जैसे आज आप देखोगे कोई भी महासागर या सागर स्थल मंडल के बीच में ही प्राप्त होता है, तो वो कॉन्सेप्ट यहां पे भी समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार से जो भौगोलिक ज्ञान था प्राचीन काल का, वो हमको आंसर लिखना है। तो मैंने ऐसे सिखाया था कि जब भी हमको भौगोलिक ज्ञान लिखने के लिए बोला जाए तो हम उनकी विधाओं को लिखेंगे। अब भौगोलिक ज्ञान का उत्तर अच्छा कैसे हो सकता है, तो प्राचीन भारत में जो भौगोलिक ज्ञान होगा वो इन विधाओं में होगा। जैसे इन लोगों को खगोल का क्या ज्ञान था, मैंने आपको बताया है खगोल के बारे में। इन लोगों को जलमंडल का ज्ञान था या नहीं था, अगर था तो इनका वर्णन कहाँ मिलता है। वायुमंडल का क्या ज्ञान था, अगर था तो इनका वर्णन कहाँ मिलता है। स्थल मंडल का क्या ज्ञान था, अगर था तो इनका वर्णन कहाँ मिलता है। तो जब मैं बोलूंगा भौगोलिक ज्ञान, तो इस डायमेंशन में पूरे प्रश्न को खोल देना। और मैंने बहुत सारी चीजें आपको समझाई हैं।
अब स्थल मंडल में क्या बताओगे, कोशिश करोगे जितने भी द्वीप हैं उन 7 द्वीपों के नाम लिख दें। जो प्रमुख पर्वत है स्थल मंडल पे, जैसे एक पर्वत आपने सुना होगा हेमवान, आपने सुना होगा मूल्यवान, मूलवान, आधा ला बनाना, निषद। एक आपने पर्वत सुना होगा गंधमदान, ये तिब्बत में वर्तमान में है। पॉइंट याद रखना, गंधमर्दन ये जो पर्वत है और गंधमदान में अंतर है। गंधमर्दन उड़ीसा में है और जो गंधमदान है यह तिब्बत में स्थित है। तो ये जो पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, है ना, फ्यूज उड़ रहे होंगे क्योंकि पिछली क्लास देखी नहीं है, इंटरेस्ट नहीं इस टॉपिक में, तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो ये वाला प्रश्न तो आप बड़े ही आसानी से हैंडल कर सकते हैं कि प्राचीन भारत में भौगोलिक ज्ञान, इसकी भूमिका इस प्रकार से देनी है कि प्राचीन भारत में विभिन्न विद्वान रहे, उनके नाम बोल देना, बटिल्ला, ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, 2-3 नाम लेके फिर कोऑर्डिनेशन करके अच्छे से इसकी भूमिका को तैयार कर लेना। आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे से इसको हैंडल कर पाएंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। प्राचीन भारत में जो भूगोलवेत्ता है उनका योगदान, देखो ध्यान से मैं क्या आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि ये वाला क्वेश्चन मैं इसलिए आपको फ्रेमवर्क नहीं बनवा रहा हूं कि इस पे मैंने कल बहुत अच्छे से डिस्कस किया, इसलिए आज फ्रेमवर्क तो नहीं बनेगा। ये जो क्वेश्चन है, अब हम इस क्वेश्चन पर देख रहे हैं कि प्राचीन भारत में जितने भी भूगोलवेत्ता रहे उनके क्या क्या योगदान थे। ना, और ये जो निषाद पर्वत आप देख रहे हो, ये निषाद पर्वत क्या है, जो वर्तमान में हिंदू कुश है उसे निषाद पर्वत के रूप में जाना जाता है। आशा करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो प्राचीन भारत में भूगोलवेत्ताओं का योगदान, अब इसमें कौन कौन से भूगोलवेत्ता हमको समझने हैं, जैसे आर्यभट्ट, बारामिहिर, ब्रह्मगुप्त, कालिदास, भास्कराचार्य, भटिल्ला, धन्वंतरी, इनके बारे में हमको पढ़ के जाना है। पीएससी के दृष्टिकोण से कितना पढ़ के जाना है, क्योंकि इनका अपना एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी है, इतिहास में भी आएंगे और भूगोल की दृष्टि से इनके कंटेंट को निकालना चैलेंज है। इसीलिए पढ़ते समय इस बात का ध्यान रखना कि जो भी आपको दुनिया भर के नोट्स मिलेंगे कुछ समय के बाद मार्केट में, उसमें हो सकता है इनके बारे में बहुत ज्ञान दे दिया गया हो, वो ज्ञान ज़्यादा हमारे काम का नहीं है। उस ज्ञान में आपको क्या चुराना है नोट्स बनाते समय, याद रखना है कि अगर कोई भूगोलवेत्ता जो प्राचीन काल से संबंधित है तो उसकी रचनाएं तुमको याद होनी चाहिए जो 2 नंबर में काम आएंगी, और उसके जो विचार हैं, जो उसने कॉन्सेप्ट सोचे हैं, वही उसका योगदान माना जाएगा। कि हो सकता है किसी ने ग्रहण को लेकर कोई कॉन्सेप्ट दिया हो, किसी ने पर्वत को लेकर कोई कॉन्सेप्ट दिया हो, किसी ने द्वीप को लेकर कोई कॉन्सेप्ट दिया हो, तो बस उनके कॉन्सेप्ट को वहां पे टू द पॉइंट लिखने का प्रयास करना है। अब तुम्हें जो कंटेंट मिलेगा मार्केट में, इनका जन्म इनके शासनकाल में हुआ इतने ईस्वी से इतने ईस्वी तक, ये जो कंटेंट है वो इतिहास की दृष्टि से है। अगर किसी विद्वान का योगदान 7 नंबर में भी आ गया तो वो केवल भूगोल की दृष्टि से ही लिखना पड़ेगा, ना कि उसके जन्म, उसके कार्यकाल और उसकी विशेषताओं को हम इतिहास की दृष्टि से लिखकर आंसर पाएंगे, कभी नहीं पा सकते। वो क्या लिखना है वो मैं आपको कंटेंट इसमें दूंगा, चाहे 10 नंबर का आए, चाहे 7 नंबर का, चाहे 2 नंबर का, मेरा कंटेंट सफिशियंट होगा और उतना तो होगा कि सामने वाला नंबर हंस कर देगा। कैसे? शुरू करते हैं आर्यभट्ट को लेकर। आर्यभट्ट में जो पॉइंट मैं आपसे बोल रहा हूं पहले उनको दिमाग में बैठा लो। आर्यभट्ट में कौन कौन से पॉइंट हैं जो दिमाग में बैठाना है? पहला, आर्यभट्ट खगोल शास्त्री थे। केवल खगोल शास्त्री थे नहीं, यह गणितज्ञ भी थे और भी मल्टी डायमेंशनल विद्वान व्यक्ति थे। चूंकि हम भूगोल पढ़ रहे हैं इसलिए हम उसमें लिखेंगे कि यह खगोल शास्त्री भी थे। ये एक लहजा है बताने का, उनकी तारीफ करने का कि बहुत कुछ है पर खगोल शास्त्री भी थे। एक तो ये तरीका पॉइंट हो गया। दूसरा, इनकी रचनाएं, यही है जो हमें नंबर दिलाएगा। सीधे भी 2 नंबर में पूछेगा और 7 नंबर या 10 नंबर में आए तो सीधे रगड़ देना, जैसा फॉर्मेट मैंने बनाया है। इनकी रचना है सौर सिद्धांतिका। इसी रचना में पहली बार भूगोल शब्द का प्रयोग हुआ है। तो 2 नंबर में प्रश्न पूछेगा, प्राचीन भारत में पहली बार भूगोल शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ? तो सौर सिद्धांतिका में, जो आर्यभट्ट की रचना है। इन्होंने एक और रचना लिखी है आर्यभट्टीय। तो 2 नंबर में अगर 2 रचनाएं पूछी जाएंगी तो मेरे हिसाब से पर्याप्त है। जो ज्ञान है एडिशनल वो है कि इनका जन्म पाटलिपुत्र में हुआ 4वीं शताब्दी के आसपास। मुझे नहीं लगता है कि यह भूमिका अनिवार्य है और आवश्यक है भूगोल की दृष्टि से। चूंकि प्राचीन भारत लिखा हुआ है इसीलिए इतिहास के लिए यह भूमिका लिखी जा सकती है। वो आप देख लेना कि आपके पास शब्द कितने हैं। अगर तुम्हारे पास पर्याप्त कंटेंट है जोरदार
तो फिर इसमें अपना समय क्यों बर्बाद करना। ये तो फैकोलॉजी तब करनी है जब तुम्हारे पास कंटेंट ही ना हो, और ऐसा होगा तुम्हारे एग्जाम में बैठते समय कि तुम्हारे पास कंटेंट खाली रहेगा, दिमाग खाली रहेगा, और अगर उस एग्जाम हॉल में कोई मैडम भी नहीं हुई तो तुम्हारा टाइम पास भी नहीं होगा, तो तुम क्या करोगे, इसी प्रकार की बातों को लिख कर आओगे जिनसे नंबर तो नहीं मिलेंगे लेकिन कॉपी भरी हुई दिखाई देगी। नंबर तो उससे मिलेंगे जो उसने पूछा है। प्रश्न है कि योगदान बताओ, तो मुद्दा ये रहा योगदान का, ना कि वो योगदान है, वो माहौल है। योगदान क्या है इनका? पहला योगदान है कि इन्होंने सूर्य को स्थिर माना है और पृथ्वी अपने धुरी पर घूम रही है, यह इन्होंने सिद्ध करने का प्रयास किया था। आज जितने भी पश्चिम के विद्वान हैं, चाहे वो कॉपरनिकस हो या केपलर हो, कॉपरनिकस वो व्यक्ति है जिसने यह सिद्ध किया था कि हेलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट है, यानी कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी उसके चक्कर लगा रही है, और केपलर वो व्यक्ति है जिसने ये बताया था ग्रह अपने धुरी पर घूम रहे हैं। ये आजकल के छर्रे जो अपने आप को कॉपरनिकस और केपलर कहते घूम रहे हैं, इन छर्रों से पहले हमारे विद्वानों ने ऐसे ही चलते फिरते खेलते कूदते बोल दिया था कि बेटा ये बात होगी। चूंकि उस समय जिस प्रकार की प्रशासन व्यवस्थाएं रही थी, जो भी औपनिवेशिक काल रहा था, तो उन लोगों ने हमारी योग्यताओं को दबा दिया और हमारी योग्यताओं को नकल करके उनने एक नया अवधारणा दी और उस अवधारणा को उन्होंने प्रचारित किया। तो लोगों को उनके बारे में मालूम है, हमारे बारे में किसी को मालूम ही नहीं है। यही जानकारी दिलाने के लिए शायद ये टॉपिक इसमें जोड़ा गया है। दूसरा योगदान क्या है? आर्यभट्ट जी ने पृथ्वी की परिधि का अनुमान लगाया है और उनके अनुसार लगभग 24,835 मील के आसपास पृथ्वी की परिधि है, जो वर्तमान की परिधि से लगभग समकक्ष है, 25,000-26,000 के आसपास। उस समय जो मील में लिख रहा हूं, पहले योजन लिखा करते थे, एक योजन बराबर 12 किलोमीटर, तो उस हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हैं। तो जिन्होंने पृथ्वी की परिधि बिना किसी उपकरण के एक अनुमान से माप दी, वो वर्तमान में लगभग सटीक है, 98% सटीक है, 2% का डिफरेंस है। ये डिफरेंस बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो मानो कितने बड़े विद्वान रहे होंगे, उन्होंने परिधि की कल्पना तो की उस समय। उस समय परिधि शब्द होना बहुत बड़ी बात है, उस समय गणित का शब्द इजाद होना बहुत बड़ी बात है। मतलब जो उपकरण है ही नहीं, उस उपकरण को सृजन करना, फिर उसकी कल्पना करना, तो ये बहुत बड़ा योगदान है। और उस योगदान की वजह से आज हम ये भूगोल पढ़ पा रहे हैं। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट और दिया, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। इस कॉन्सेप्ट को इन्होंने ही समझाया था कि किस प्रकार से सूर्य ग्रहण और किस प्रकार से चंद्र ग्रहण होता है। आर्यभट्ट ने ही कहा था चंद्र ग्रहण इसलिए होता है कि पृथ्वी की छाया उसके ऊपर पड़ रही होती है। कितना बड़ा कॉन्सेप्ट है। और सूर्य ग्रहण इसलिए होता है क्योंकि चंद्रमा की छाया या चंद्रमा उसको आट लेता है या रोक लेता है। तो जिस आज हम सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स को हम पढ़ रहे होते हैं, वो आज से कितने साल पहले, चौथी शताब्दी में जाकर उन्होंने, आर्यभट्ट साहब ने ये पहले ही घोषणा कर दी थी। तो अब एमपीपीएससी पूछता है कि हमें आर्यभट्ट का योगदान बताइए, तो मेरे हिसाब से ये है उसका योगदान। अब जब तुमको ये ना लगे और लगता है 10 नंबर में आ रहा है, तो भूमिका में भले ही कुछ लिख दो कि किसके शासन काल में कितने समय से कितने समय तक कहाँ जन्म हुआ, कहाँ मृत्यु हुई, कैसे कपड़े पहनते थे, कितने लंबे थे, बाल छोटे बड़े थे या नहीं, शादी हुई कि नहीं, बच्चे हुए थे कि नहीं। ये सब अगर लिखना है तो लिखते रहो, नंबर नहीं मिलेगा। नंबर उस चीज पे मिलेगा जो प्रश्न पूछा गया है। चलिए दूसरे हम देखते हैं। दूसरे हैं हमारे बारामहीर। प्रश्न क्या था कि प्राचीन भारत में भौगोलिक विविधताओं की टिप्पणी करो। तो बारामहीर के बारे में जो पॉइंट है, वो पॉइंट को समझने का प्रयास करो। यह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन काल में थे, लगभग 375 से 415 एडी के आसपास। उसी के समकक्ष मतलब आर्यभट्ट के बाद बारामहीर आ रहे हैं। इनकी जो प्रमुख रचना है वो है पंचद्वंतिवा। इस रचना में उन्होंने भूगोल से संबंधित जो कॉन्सेप्ट दिए हैं, उन कॉन्सेप्टों की वजह से बारामहीर को जाना जाता है। इनका जो सबसे प्रमुख कॉन्सेप्ट था वो ये है कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है और सूर्य और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है। यानी आप समझने की कोशिश कीजिएगा, आर्यभट्ट ये कहते हैं कि सूर्य स्थिर है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है। यानी कि ग्रह की जो घूर्णन की कल्पना है वो आर्यभट्ट के द्वारा दे दी गई। यानी केपलर जो था वो यहां से अपने ज्ञान को ले रहा है, और जो कॉपरनिकस है वो बारामहीर से ज्ञान को ले रहा है। पश्चिम में एक विद्वान और हुए तो टॉलमी ने यह बोला था कि पृथ्वी केंद्र में सूर्य उसका चक्कर लगा रहा है, जिसे जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट बोला गया। फिर उन्हीं विद्वानों में से एक विद्वान खड़ा हुआ पश्चिम में, जिसका नाम कॉपरनिकस है। उसने टॉलमी को गलत साबित किया और उसने बताया कि आप गलत हो साहब, पृथ्वी केंद्र में नहीं है, सूरज केंद्र में है, जिसे मैं हेलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट कहता हूं। ये दोनों विद्वान आपस में लड़ रहे हैं पश्चिमी देश के, और इन दोनों के लड़ने का प्रमुख कारण है बारामहीर, क्योंकि कॉपरनिकस ने बारामहीर के बारे में पढ़ा होगा।
अब कॉपरनिकस ने जब उनको पढ़ा होगा तो उनको थ्योरी जानी होगी, समझा होगा और उसको सिद्ध करके दिखाया। इस विद्वान ने अपने ही विद्वान को गलत साबित किया हमारे विद्वान के सिद्धांतों को आधार बनाकर। तो पहली बार किसने ये कल्पना की थी कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर नहीं लगा रहा है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है। तो वो 12 मिहिर हैं, उन्हीं 12 मिहिर का जो ऑथेंटिक हेलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट दिया है वो कॉपरनिकस ने दिया है। तो कॉपरनिकस किससे प्रोत्साहित दिखते हैं आपको? 12 मिहिर से। और केपलर किससे प्रोत्साहित दिखता है? आर्यभट्ट से। तो ये जो छर्रे पश्चिमी देशों के विद्वान अपने आप को बोल रहे हैं वो हमारे यहाँ के गुरुओं से सीख के गए हैं, बस उनको क्रेडिट नहीं देना चाहते हैं। ऐसा होता है आजकल, कई लोग हैं यूट्यूब पर लेक्चर देखते हैं वो फिर कहीं जाके पढ़ाते हैं पर क्रेडिट नहीं देते हैं कि हमने उन सर का लेक्चर देखा है। ये बात मैं टीचरों के लिए बोल रहा हूं। तो ये पॉइंट याद रखने की जरूरत है कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है और सूर्य पृथ्वी का चक्कर। क्लियर है? अगला तीसरे देखते हैं कौन विद्वान है, उनका नाम है ब्रह्मगुप्त। यह 12 मिहिर के समकालिक माने जाते हैं और इन्होंने पृथ्वी के व्यास को मापने में सफलता हासिल की है, जैसे आर्यभट्ट ने पृथ्वी की परिधि मापने में सफलता हासिल की थी। लगभग इन्होंने पृथ्वी का व्यास 1581 योजन या मैं कहूं 7905 मील, लगभग यह वर्तमान में एक्यूरेट ही बैठता है, उसका अनुमान लगाया था। इनकी रचनाओं में प्रमुख है ब्रह्म सिद्धांत। इन्होंने ब्रह्म सिद्धांत के अंतर्गत एक ऐसे उपकरण का वर्णन किया है जो शायद वर्तमान में कंपास जैसा दिखता हो। जिस प्रकार से कंपास दिशा सूचक यंत्र है जो विभिन्न प्रकार के दिशाओं का ज्ञान दे सकता है, वैसे ही मिलता जुलता उपकरण है, उसका नाम कंपास नहीं है, ध्यान रखना, ब्रह्म सिद्धांत का। तो उन्होंने कहा कि एक ऐसे उपकरण का वर्णन है जो पानी, पारा, इसमें लिखा है तेल, पानी और पारे से संयुक्त रूप से वो उपकरण घूमता है, सहायता से चलता है। लगभग एक प्रकार से कंपास की कल्पना की गई है। तो जिस कंपास को आज वर्तमान में हम लोग देख रहे हैं वो कंपास आज से कितने साल पहले कल्पना कर दी गई थी ब्रह्मगुप्त के द्वारा ब्रह्म सिद्धांत में। हालांकि उसका नाम कंपास नहीं रखा गया है, उस उपकरण का नाम भी वर्णन नहीं है, लेकिन ऐसे एक वर्णन की कल्पना की गई है। उस उपकरण का नाम नहीं बताया गया, उसकी प्रोसेस बताई गई है कि कैसे बनाया गया है, क्या है। अगले हैं कालिदास साहब। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समकालिक थे, है ना, 9 रत्नों में शामिल थे या 9 रत्नों के अग्रज थे, ये आप कमेंट करके बताइए, कोई इतिहास का व्यक्ति ही बता सकता है इस बात को। इनकी कई रचना है जिसमें उन्होंने भूगोल से संबंधित कुछ ज्ञान दिए हैं, जैसे मेघदूतम। हालांकि मेघदूतम प्यार की कहानी से संबंधित, विरह की कहानी से संबंधित है। प्रेमी और प्रेमिका हैं जो एक दूसरे से दूर हैं और उनके मैसेज को ले जाने का काम बादल कर रहे हैं। अगर आप इसे प्रेमी प्रेमिका की तरह देखोगे तो इसमें प्रेम प्रसंग, विरह प्रसंग आपको दिखेगा, पर मैं तो ज्योग्राफी की दृष्टि से देखूंगा। तो उस ज्योग्राफी की दृष्टि से कितना अच्छे से वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पर बाबू खड़ा हुआ है तुम्हारा और तुम यहाँ खड़े हुए हो, ये बादल है, ये बादल जब इधर आ रहा है तो यहाँ पर विशिष्ट ऊष्मा इसकी कम होगी और वर्षा कम होती जाएगी, या ये बादल इधर जाएगा तो विशिष्ट ऊष्मा कम होगी और वर्षा कम होती जाएगी। बादल पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो मैसेज मेरी प्रेमिका ने भेजा है वो तुम पूरी तरह से नहीं लाए हो, इसका मतलब बीच में तुमने कुछ घोपला कर दिया है। बीच में घपला करने का मतलब सीधा सा है कि विशिष्ट ऊष्मा, जो विशिष्ट आर्द्रता है उसकी, वो कम हो गई है। ज्योग्राफी की दृष्टि से देखो तो इसको परिभाषित किया जा सकता है। मैं फिर से बोल रहा हूं कि किसी भी चीज को एक आयाम में देखना ही क्यों, मल्टी आयाम, मल्टी डायमेंशन उसके खींचिए। वो तो जितने साहित्य हैं, जितने पुराण हैं, ग्रंथ हैं, कुरान, बाइबल, जो भी आप देखते हो उनका दर्शन है। आप जहां दर्शन फिट करोगे वहां दर्शन फिट हो जाएगा। तो हालांकि उन्होंने बादलों के जो गति है उस गति पर चर्चा की है, बादलों के पथ की दिशा की चर्चा की है, उन्होंने 3 प्रकार के बादलों की चर्चा की है। तो ये जो चर्चाएं हुई हैं वो उनके ग्रंथ मेघदूतम में हुई है कि बादलों का जो पथ है वो किस प्रकार से बदलता है, बादलों का पथ कहां से कहां जाता है। इस सहारे उन्होंने भूगोल में बादलों के वर्णन को बहुत अच्छे से समझाया है। तो अगर आप उसको भूगोल की दृष्टि से देखोगे तो तुमको कालिदास का वो दर्शन समझ में आएगा। अगर मोहब्बत की दृष्टि से देखोगे, विरह की दृष्टि से देखोगे तो फिर आपको श्रृंगार और उसमें दर्द समझ में आएगा। कबूतर जा जा वाली फीलिंग आएगी फिर, है ना, कि एक बाबू यहाँ खड़ा है, दूसरा बाबू वहां खड़ा है, जा मेरे बादल मेरे बाबू को मैसेज दे आ। ऐसा नहीं होगा। हम भूगोल पढ़ रहे हैं तो भावनाओं में नहीं बहना है ना। ऋतु संहार इनकी जो रचना है कालिदास की, इसमें इन्होंने ऋतुओं का वर्णन किया है। जैसे हमारे ऋग्वेद में 5 ऋतुओं का वर्णन है और जबकि अन्य जगह 6 ऋतुओं का वर्णन है, जिसमें ग्रीष्म ऋतु है, वर्षा है, हेमंत है,
शरद है, शिशिर है, बसंत है, इन ऋतुओं का वर्णन स्पष्ट रूप से मिलता है। लेकिन ऋग्वेद में केवल 5 ही ऋतुओं का वर्णन है। और वर्तमान में आप देखोगे तो भारत में ऋतुएं बची ही कहाँ। मध्य प्रदेश में तो 3 ही ऋतुएं हैं, है ना, सियाला, यूनाला, चौमासा, 3 ही ऋतुएं हैं मध्य प्रदेश में। तो अब भविष्य में ऋतुएं खत्म ही होती जाएंगी। मुझे तो लगता है केवल ग्रीष्म ऋतु बनेगी, बाकी सभी ऋतुएं खत्म हो जाएंगी, या फिर शीत ऋतु बचेगी। वर्षा तो धीरे धीरे खत्म ही हो रही है। अगले विद्वान है जिनका नाम है भास्कराचार्य। भास्कराचार्य की जो रचना है उसमें ध्यान रखना, एक है सिद्धांत शिरोमणि। पॉइंट याद रखना, जो सिद्धांत शिरोमणि रचना है इसमें इन्होंने अंक गणित की बहुत चर्चा की है। अंक गणित, बीज गणित इत्यादि की चर्चा की है। और इसी अंक गणित, बीज गणित का सहारा लेकर उन्होंने भूगोल के कुछ कॉन्सेप्टों को समझाया है। हालांकि ये बहुत जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे, इन्वेस्टिगेशन नेचर के हुआ करते थे। उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है कारण कौतूहल। अंदर से कौतूहल मचा हुआ है, यानी यह है अन्वेषण संबंधी जानकारी देती है कि क्यों, क्या, कैसे। इसी में भूगोल की वो बातें बताई गई हैं जो उन्होंने उस समय सोची होंगी, और वही योगदान बन गया वर्तमान में। जैसे पृथ्वी का गोल बताना इसी सिद्धांत में शामिल है। गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का वर्णन उन्होंने दिया है। उन्होंने पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण जैसे कुछ एक आकर्षण या बल का वर्णन किया है, कल्पना की है, नाम नहीं दिया है गुरुत्वाकर्षण। उस समय गुरुत्वाकर्षण का कॉन्सेप्ट आया, तभी ये न्यूटन जैसे लोग इस चीज को समझ पाए और उन्होंने उस बल को फिर आगे ले जाए। समझने वाली बात है कि जो जो चीजें हम पहले बोल चुके हैं वो वर्तमान में किसी दूसरे नाम से अप्लाई की गई हैं, मतलब वो एग्जिस्ट कर रही थी। क्योंकि जब कोई थॉट दिमाग में किसी के आ जाता है तो फिर उस थॉट को एक बहुत बड़ा आयाम दे देता है, और वो आयाम दिया भी गया है इस भारत देश में। पृथ्वी को 360 डिग्री में बांटने का पहली बार काम किया था किसने? तो वो भास्कराचार्य साहब ने ही किया था। और इसी 360 डिग्री को बांटने के लिए जो लाइनें खींची गई थी वही लाइन आज अक्षांश और देशांतर रेखाओं के रूप में दिखती हैं। और उन्हीं लाइनों का सहारा लेकर उन्होंने पहली बार कोऑर्डिनेशन बनाया होगा कि अगर इस लाइन और इस लाइन के बीच में कोई क्षेत्र मिलता है तो उसी को हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं, जिसकी सहायता से आज जीपीएस, जीआईएस ये सब हम काम कर पा रहे हैं। हवाई जहाज जो उड़ रहे हैं वो इन्हीं कोऑर्डिनेशन से उड़ रहे हैं। तो उनका योगदान कैसे भूला जा सकता है? आज जो अक्षांश देशांतर पढ़कर तुम पीएससी सिलेक्ट होते हो उसमें इन्हीं का तो योगदान है। अगर ये नहीं होते तो अक्षांश देशांतर नहीं होता। अच्छा होता सर, हमें कम याद करना पड़ता। खैर, फिर भी इनके योगदान को हम याद रखेंगे कि ये इनके योगदानों में शामिल हो रहा है। आशा करता हूं कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे। अब वापस से हम अपने मुद्दे पर आते हैं। देखो यहाँ पर प्रश्न क्या लिखा हुआ था, भारत में भौगोलिक ज्ञान पर टिप्पणी मैंने कर दी, मैंने विभिन्न योगदान बता दिए। अब अगला मुद्दा किस पर है? जम्बू द्वीप पर। जैसे ही जम्बू द्वीप की क्लास खत्म होगी, ये जो छर्रे आपको 2-2 मार्क में दिख रहे हैं ये खुद ही अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। आपको इसमें कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आशा करता हूं अब मेरी बात समझ पा रहे होंगे। पानी पानी पिला दो रे कोई। चलो अब हम आते हैं किसकी तरफ? तो हम आते हैं अब जम्बू द्वीप की तरफ। पूरी कहानी अब जम्बू द्वीप में समझते हैं। जम्बू द्वीप को पहले समझ लो। समझ के लिए बता रहा हूं, जो मैं आपको भूमिका बताने वाला हूं जम्बू द्वीप की, वो केवल और केवल एक समझ के लिए है। हो सकता है पीएससी में इससे कोई प्रश्न ना पूछा जाए, पर लिखने के लिए समझ का होना बहुत जरूरी है। समझ क्या होनी चाहिए जम्बू द्वीप को लेकर? सबसे पहले यही बताओ कि जम्बू द्वीप का वर्णन मिलता कहाँ है। हमें मालूम तो होना चाहिए कि हम किसकी बात करने वाले हैं। तो जम्बू द्वीप का जो वर्णन है वो 3 जगह स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। एक तो बौद्ध की जातक कथाओं में, जैन की कथाओं में, यानी बौद्ध धर्म की जातक कथाओं में, जैन धर्म की जातक कथाओं में, और पुराणों में। पुराणों में मुझे यहाँ पे सम्मान नहीं दिख रहा है, बड़ा गंदा लग रहा है मुझे ऐसे लिखते हुए। बौद्ध धर्म की जातक कथा, जैन धर्म की कथाओं में और पुराणों में। 3 जगह तो इनका वर्णन मिलता है। अच्छा, क्या तीनों जगह जो वर्णन मिल रहा है वो एक ही जैसा कॉन्सेप्ट है? बहुत अलग कॉन्सेप्ट है। बौद्ध धर्म में अलग सोचा गया है जम्बू द्वीप, जैन धर्म में अलग सोचा गया है जम्बू द्वीप, और पुराणों में तो कतई अलग सोचा गया है जम्बू द्वीप। हालांकि पीएससी में जो प्रश्न बनेंगे वो पुराणों के आधार पर ही बनेंगे। कारण स्पष्ट है, क्योंकि पुराणों में जो बात बोली गई है वो पूरी तरह से भौगोलिक है। वो जो चीज भौगोलिक भौतिक होती है उस पर ही प्रश्न बन सकता है। बाकी इस पर जो बातें बोली गई हैं ये काल्पनिक है।
और काल्पनिक पर भूगोल के प्रश्न बहुत कम बनेंगे। हाँ, इंटरव्यू में बन सकते हैं, हाँ भूमिका बनाने में काम आ सकता है। तो बौद्ध धर्म के अनुसार जम्बूद्वीप क्या है? बौद्ध धर्म ये कहता है कि जम्बूद्वीप एक ऐसा जमीन का टुकड़ा है जिसके ऊपर जामुन का बहुत बड़ा वृक्ष है, और उस वृक्ष की छाया जहां तक जा रही है, वो संपूर्ण क्षेत्र को वो जम्बूद्वीप के रूप में कह रहे हैं। तो बोला इसको कितना बड़ा वृक्ष है? तो उन्होंने बताया था कि इस वृक्ष की जो लंबाई है, जामुन के वृक्ष की जो लंबाई है, वो है 100 योजन। यहां मैं क्लियर कर दूं, 1 योजन बराबर 12 किलोमीटर के आसपास लगभग लंबाई 100 योजन है। अच्छा, इसकी जो छाया है वो 50 योजन तक जाती है। अच्छा, इसका जो तना है वो 15 योजन का है। अच्छा, इसकी जो जड़ें हैं वो 20 योजन की हैं। अब इसमें जो अंक हैं वो ऊपर नीचे हो सकते हैं, अलग अलग सोर्स में अलग अलग अंक मिल रहे हैं। कुल मिला के ये एक अतिशयोक्ति है। वो ये कहना चाह रहे हैं जम्बूद्वीप हम एक ऐसे भौगोलिक टुकड़े की कल्पना कर रहे हैं जिसके ऊपर एक काल्पनिक ऐसा वृक्ष है जिसकी लंबाई अथाह है, चौड़ाई अथाह है, छाया अथाह है, गहराई अथाह है। अब ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन इसके दर्शन को समझने की जरूरत है कि वो एक भौगोलिक सीमा डिसाइड करने का प्रयास कर रहे हैं कि इतने क्षेत्र को हम जम्बूद्वीप के रूप में परिभाषित करेंगे। क्या पीएससी में ये प्रश्न बन सकता है? मेरा जवाब है नहीं। अब आते हैं जैन धर्म की तरफ। जैन धर्म में क्या माना गया है जम्बूद्वीप? कैसे कल्पना कर रहे हैं जैन धर्म में जम्बूद्वीप की? वो मानते हैं 3 लोक हैं। जम्बूद्वीप को वो लोक की कैटेगरी में रखते हैं। 3 लोक हैं, कुल मिला के 3 परतें मानते हैं वो जैन धर्म में। एक ऊर्ध्व लोक, एक मध्य लोक, एक पाताल लोक। जो ऊर्ध्व लोक है, जो ऊपरी परत है, और जो पाताल लोक है, उनके बीच का जो क्षेत्र है यही जम्बूद्वीप है। तो जम्बूद्वीप को जैन धर्म में कुछ इस प्रकार से परिभाषित किया गया है। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में जम्बूद्वीप का जो वर्णन है वो थोड़ा सा डिफरेंट प्रकार का है। क्या इससे पीएससी में प्रश्न बनेगा? जवाब है नहीं। अब आते हैं तीसरी तरफ, पुराणों में जम्बूद्वीप को लेकर क्या बोला गया है। यहां पर बातें स्पष्ट रूप से तार्किक होती हुई दिखती हैं। पुराणों में कुल 7 द्वीपों का वर्णन है। याद रखना है, ये जो 7 द्वीप हैं ये वर्तमान के महाद्वीप के समकक्ष हैं। जब मैं बोलूंगा पुराणों के 7 द्वीप, इसका मतलब वर्तमान के हम 7 महाद्वीप का वर्णन कर रहे हैं। जो ये 7 महाद्वीप हैं इसमें कई सारे देश होंगे, तो इन देशों के अंदर जो है उनको हम वर्ष बोलेंगे। पॉइंट समझना बेटा। आज वर्तमान में जो महाद्वीप है, जैसे मैंने कहा एशिया महाद्वीप, बेटा सुना है? हाँ सर। इसके अंदर क्या होते हैं? देश। इसी प्रकार से जो 7 द्वीप हम लोग पुराणों के अनुसार पढ़ने वाले हैं, इन द्वीपों के अंदर क्या होते हैं? देश। और उन देशों को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? वर्ष। तो जितने भी आप द्वीप पढ़ रहे हो उनके अंदर फिर देश होंगे, यानी वर्ष पढ़ने पड़ेंगे। पहले इन 7 द्वीपों के नाम सुनो आप, कौन कौन से 7 द्वीप हैं। सबसे प्रमुख जो एमपीपीएससी में पूछेगा, जो पुराणों में वर्णित है, जम्बू द्वीप। ये हमारे उन 7 द्वीपों में शामिल है। यहां पर मैं क्लियर कर दूं, अब इस जम्बू द्वीप में कुल 9 वर्ष हैं, यानी कि ये जो महाद्वीप है इसमें कुल हमें 9 देश और पढ़ने हैं। क्योंकि जम्बू द्वीप डिटेल में पढ़ेंगे तो जम्बू द्वीप में क्या पढ़ना पड़ेगा? अफ्रीका महाद्वीप में क्या पढ़ते हो? देश ही तो पढ़ते हो। एशिया महाद्वीप में क्या पढ़ते हो? देश ही तो पढ़ते हो। तो जम्बू द्वीप में क्या पढ़ोगे कि इसमें कितने देश हैं, इसमें कितने देश हैं, और यहां देश का मतलब क्या होगा? वर्ष है। इसमें कौन कौन से पर्वत हैं, इसमें कौन कौन सी नदियां हैं। यही एक तरीका है, और इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि इसका विस्तार ही बता दो कि कहां से लेकर कहां तक इसका विस्तार हुआ है। अगर हम इतना आंसर भी लिख देंगे जम्बू द्वीप में तो हमें नंबर वो दे देगा। अब इसमें क्या लिखना है वो हम आगे की बात है जो आगे करेंगे। दूसरा ये है, कौन सा द्वीप है? तो दूसरा है पलाक्ष द्वीप। पलाक्ष द्वीप है ना, इसको प्लास्क द्वीप भी कहते हैं। तीसरा कौन सा है? शक द्वीप या शाक द्वीप, इंग्लिश में इसको शाक पढ़ते हैं। और चौथा कौन सा है? सालमोली द्वीप, इसको सालमन भी कहते हैं।
सालमन द्वीप भी कहते हैं। फिर इसके बाद आते हैं, और कौन सा द्वीप है, क्रोंक द्वीप, इसको क्रोंकोवा द्वीप भी कहते हैं। इसके अलावा एक और द्वीप है जिसे बोलते हैं पुष्कर द्वीप, और एक और इसके बाद हम द्वीप लिखेंगे लास्ट 7वें नंबर का, उसका नाम है कुश द्वीप। अब इसमें कॉमन पॉइंट याद करने की कोशिश करते हैं हम लोग। जो जम्बू द्वीप, प्लास्क द्वीप, शक द्वीप और सालमोली द्वीप है, ये वो द्वीप है जिनका नाम किसी वृक्ष के नाम पर रखा है। जैसे जम्बू द्वीप का मतलब है जामुन का द्वीप, प्लास्क का मतलब है कावड़ का पेड़, ऐसे ही शक का मतलब साख के पेड़, यहाँ पे सालमोली के पेड़। तो एक विशेष पेड़ की कल्पना की गई है और उस पेड़ की जितनी छाया होगी उतने क्षेत्र को ये द्वीप डिसाइड किया गया है। जैसे जम्बू द्वीप में वो जामुन का पेड़ जिसका आकार इतना बड़ा था, जहां जहां उसकी छाया गई है, वो पूरा क्षेत्र जम्बू द्वीप कहलाया। किसके अनुसार, बौद्ध धर्म के अनुसार। तो ये जो मैंने आपको बोले हैं पुराणों में लिखे हुए द्वीप हैं, और इन द्वीपों का वर्णन किस आधार पर हो रहा है, वृक्षों के आधार पर। जो ये द्वीप है हरे रंग से, इनका जो वर्णन है वो पर्वतों के आधार पर होता है, और ये जो है इसका वर्णन है वो घास के आधार पर होता है। तो इन द्वीपों को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, वृक्ष के आधार पर वर्गीकरण, पर्वत के आधार पर वर्गीकरण और घास के आधार पर वर्गीकरण। हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा कंप्लीट कर लेंगे कि किसके बारे में क्या लिखा हुआ है। पर अभी भी हमारी क्लास कहां पर अटकी हुई है, तो आंसर है जम्बू द्वीप में, क्योंकि यही हमसे एमपीपीएससी में पूछा जाएगा। बाकी इन द्वीपों के बारे में 2-2 लाइनें मैं आपको बता दूंगा। एमपीपीएससी में फिलहाल इस साल नहीं आएगा, अगले साल की गारंटी नहीं ले रहा हूं, अगले साल के लिए अगला बैच पढ़िए आप। तो जम्बू द्वीप के बारे में जो जो प्रश्न बन सकते हैं उन प्रश्नों पर मैं एक बार चर्चा कर लेता हूं कि क्या क्या प्रश्न जम्बू द्वीप में बनाए जा सकते हैं। समझिए थोड़ा सा। सबसे पहले जम्बू द्वीप में आपसे ये प्रश्न बनेगा कि इसमें कौन कौन से पर्वत हैं और कौन कौन से वर्ष हैं। तो जम्बू द्वीप जो हम पढ़ने वाले हैं, पहले तो ये देखना है कि इसका विस्तार कहां तक है। यह विस्तार का मतलब सीधा सा है कि उत्तर, दक्षिण, ईटीसी और कोई द्वीप है क्या। अरे भाई, जैसे एशिया के पूरब में कौन सा महाद्वीप है, एशिया के पश्चिम में कौन सा महाद्वीप है, ऐसे जम्बू द्वीप भी एक महाद्वीप है। तो बाकी जो 6 महाद्वीप है वो इसी के आसपास ही कहीं होंगे। दूसरा, विस्तार के बाद सागरों की अवस्थिति, यानी कि यह जो जम्बू द्वीप हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके आसपास कौन कौन से सागर होने वाले हैं। तीसरा, इस जम्बू द्वीप में कितने वर्ष हैं, वर्ष का मतलब है कि इस जम्बू द्वीप में कितने देश हैं। और चौथा है, इस जम्बू द्वीप में कौन कौन से प्रमुख पर्वत हैं। पर्वत बहुत जरूरी है, वो 3 मार्कर्स में तुमसे पर्वत जरूर पूछेगा। जैसे कुछ पर्वतों के नाम बोलता हूं, आपने एक पर्वत सुना होगा हिमवान पर्वत। अभी जो हिमवान पर्वत है यह जम्बू द्वीप का ही हिस्सा है ना। मेरू पर्वत, यह भी जम्बू द्वीप का ही हिस्सा है। श्वेत पर्वत, यह भी जम्बू द्वीप का हिस्सा है। निषद पर्वत, यह भी जम्बू द्वीप का हिस्सा है। नील पर्वत, यह भी जम्बू द्वीप का हिस्सा है। सरंगवान पर्वत, यह भी जम्बू द्वीप का हिस्सा है। तो ये जो पर्वत हैं, इन पर्वतों को 2-2 नंबर में पूछा जा सकता है कि हिमवान पर्वत वर्तमान में क्या है, निषद पर्वत क्या है। इनके बारे में 2-2 लाइनें बता दूंगा। ठीक इसी प्रकार से टोटल देशों की संख्या कितनी है तुम्हारे पास, टोटल देशों की संख्या है 9। कौन कौन से वो 9 देश हैं, एक देश है इलाव्रत, दूसरा है केतुमाल, तीसरा है भारतवर्ष। अब वर्ष आगे लगाया ना, इसका मतलब भारत देश। यही मैं कहना चाह रहा हूं कि जम्बू द्वीप को भारत बोलते हैं, पर भारत उसका एक हिस्सा है, इसीलिए तो भारत के अन्य नामों में जम्बू द्वीप भी नाम जोड़ दिया जाता है। ठीक, अगला आते हैं तो हरिवर्ष, हरिवर्ष भी इसी का एक देश है। अगला आते हैं हिरण्यमय वर्ष, अगला आते हैं उत्तर कुरु वर्ष। अब कुरु का अगर क्षेत्र होगा तो कुरुक्षेत्र कहलाएगा, पर ये कुरुक्षेत्र वो वाला नहीं, हरियाणा वाला, ध्यान रखना है। ये प्राचीन काल की मैं बात कर रहा हूं, तो कुरु वर्ष का मतलब है साइबेरिया वाला क्षेत्र जो होगा वो इसमें आएगा। भद्राश्राव वर्ष, रम्यक वर्ष, रिम पुरुष वर्ष।
तो ये जो 9 तुमको देश दिखाई दे रहे हैं, ये 9 के 9 देश कहां पर आते हैं? जम्बू द्वीप में आते हैं। ऐसे ही पुराणों में 7 सागरों की चर्चा है, वो हम आगे देख लेंगे। आशा करता हूं कि ये बेसिक चीज समझ में आई। अब हम विस्तार की बात करते हैं। उसके लिए हमको ये समझना होगा कि जो बाकी के द्वीप हैं वो कहां कहां और किस प्रकार से अवस्थित हैं। तो ये वाला डायग्राम देखोगे तो चीजें आपको समझ में आना शुरू हो जाएंगी। ये वाला देखिए तो और समझ में आएगा। ये है जो 7 द्वीप जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं। मैं यहाँ पर अंडरलाइन करूंगा जिससे कि आपको स्पष्ट दिखे। ये वाली लाइन देखिए जिसपे मैंने इतना किया हुआ है। इसका नाम क्या है? तो इसका आंसर है, इसका नाम है शक द्वीप। इंग्लिश में इसको साक कहते हैं। और मैंने आपको ये सिखाया है कि जो शक द्वीप है वो वृक्ष के नाम पर रखा गया है। देखो यहाँ पर, ये देखो शक द्वीप किसके आधार पर है? वृक्ष के आधार पर। तो जो ये द्वीप पढ़ेंगे उसमें वृक्ष छपा होगा। तो ये वाला जो शक द्वीप है जिसमें ऑस्ट्रेलिया पूरा शामिल है, तिमोर वाला क्षेत्र शामिल है, पूर्वी इंडोनेशिया शामिल है, इस द्वीप समूह इत्यादि क्षेत्रों को मिलाकर जो एरिया बन रहा था उस समय, उसको शक द्वीप कहा है। और वर्तमान में ये जो शक द्वीप है यह दक्षिण पूर्वी एशिया में ऑस्ट्रेलिया इंक्लूड करके शामिल हो रहा है। आशा करता हूं कि ये बात समझ में आ गई होगी। फिर दूसरा आते हैं, ये वाला ऊपर आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये है पुष्कर द्वीप। इसको प्यार से कमल का द्वीप भी कहते हैं, लैंड ऑफ लोटस भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे कमल की मात्रा ज्यादा है। क्योंकि मैंने बताया है कि ये जो पुष्कर है ये पर्वत के आधार पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे पर्वतों की उत्पत्ति हुई है। यहाँ पे ढेर सारी झीलें थी और इस झीलों में कीचड़ पड़ा, उन कीचड़ की वजह से यहाँ पर कमल की उत्पत्ति हुई, इसीलिए इसको लैंड ऑफ लोटस के नाम से जाना जाता है। तो ये दूसरा वाला एरिया हो गया है। अब आते हैं तीसरा सबसे प्रमुख एरिया जो एमपीपीएससी में हमको पढ़ के जाना है, और उस एरिया का नाम है जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप हमको इस प्रकार से यहाँ दिख रहा है। ये हमारा जम्बू द्वीप है जिसमें भारतवर्ष भी शामिल है। और इस जम्बू द्वीप में जो पेड़ लगा हुआ है वो जामुन का पेड़ है, रोज एप्पल का पेड़ है। और इसी जामुन के पेड़ की जो छाया है वो जितने क्षेत्र में कवर करती है वो हमारा जम्बू द्वीप माना जाता है। तो ये हो गया हमारा जम्बू द्वीप, जो वर्तमान में महाद्वीपों के समान ही दिखाई दे रहे हैं। फिर आते हैं अगले नंबर पर, ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है अफ्रीका के पूरब वाले हिस्से में, इसको कहते हैं सालमोली द्वीप या सालमाली द्वीप। और यहाँ पे सालमाली के वृक्ष पाए जाते हैं। ये हो गया हमारा अगला द्वीप। फिर हम आते हैं इस वाले एरिया पे, जिसको कहते हैं कुश द्वीप। ये वाला जो दिख रहा है ये है कुश द्वीप, यहाँ पे कुश के वृक्ष मिलते हैं। और फिर आते हैं प्लास्का की तरफ। ये जो एरिया आप देख पा रहे हैं सभी लोग, ये वाला ये प्लास्का है, यहाँ पे प्लास्का के वृक्ष मिलते हैं। और ऊपर वाला जो एरिया आप देख पा रहे हैं क्रांकोवा है। कौन सा है भैया? ये क्रांकोवा है। आशा करता हूं कि ये आपको पीला रंग दिखाई दे रहा होगा, ये क्रांकोवा है। तो इस प्रकार से 7 द्वीप हैं जो वर्तमान में 7 महाद्वीप के समान हमको दिखाई दे रहे हैं। अब आपको ये समझ में आ गया कि जम्बू द्वीप के अगर हम उत्तर में जाते हैं तो उत्तर में कुछ भी नहीं है, जम्बू द्वीप के दक्षिण में जाते हैं तो दक्षिण में कुछ भी नहीं है। एक्चुअली उत्तर और दक्षिण में अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे सागर है, और ये जो सागर है ये खारे जल के सागर है। तो एमपीपीएससी अगर पूछता है या तुम्हें ध्यान रखना है कि जम्बू द्वीप है उसको चारों तरफ किस प्रकार के सागरों से घिरा हुआ है, तो आप बोलोगे खारे सागरों से घिरा हुआ है। क्या जम्बू द्वीप के उत्तर और दक्षिण में कोई द्वीप दिखने को मिलते हैं? कोई द्वीप नहीं दिखने पड़ते हैं, दोनों तरफ इसमें सागर भरे हुए हैं। क्या जम्मू कश्मीर बोल रहा हूँ क्या जम्बू द्वीप के पूरब में कोई द्वीप है? हाँ, जम्बू द्वीप के पूरब में प्लास्का द्वीप है और दक्षिण पूरब में तुमको शक द्वीप मिलेगा। इसी प्रकार से पश्चिम में क्रांका द्वीप है, दक्षिण पश्चिम में कुश द्वीप है। आशा करता हूं कि आप मेरी बात समझ रहे हैं। इन 7 द्वीपों में से शक द्वीप, पुष्कर द्वीप, क्रांका द्वीप और कुश द्वीप की सीमा रेखा जम्बू से टच करती है। प्लास्का और सालमोली की सीमा रेखा इससे टच नहीं करती है। ये भी दिमाग में बातें रखनी है। अब हम जो क्लास करने वाले हैं वो किसकी करने वाले हैं? तो आंसर है जम्बू द्वीप की। अब मैं इस जम्बू द्वीप महाद्वीप को यहां पर कराने वाला हूं। सोच कर देखो, ये जम्बू द्वीप का महाद्वीप है, एक प्रकार से महाद्वीप की तरह इसको सोच लो। अब इसके पश्चिम में कौन है, पूरब में कौन है, उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, तुम्हारे दिमाग में पहले से बैठा हुआ है। इस जम्बू द्वीप के बिल्कुल मध्य में, ऐसा माना जाता है, बिल्कुल मध्य में एक पर्वत स्थित है जिसे बोलते हैं मेरू पर्वत।
तो मानते हैं कि मेरू पर्वत जो है वो जम्बू द्वीप के बीचों बीच स्थित है या उसके थोड़े उत्तर में स्थित है। इसी मेरू पर्वत से संलग्न है इस जम्बू द्वीप के सभी देश, जिन्हें वर्ष कहा जाता है, जो कमल के फूल के भांति पंखुड़ी की नमा दिखाई देंगे। सबसे पहले बात करते हैं उस देश की जो इससे संलग्न है। जो देश इससे संलग्न है हम उसकी बात कर रहे हैं, और वो संलग्नता कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी। जो देश मेरू पर्वत से संलग्न है जम्बू द्वीप का, उस देश का कोई ना कोई नाम तो होगा। तो उस देश का नाम है इलाव्रत। ये है इलाव्रत। इलाव्रत जम्बू द्वीप का एक देश है जो मेरू पर्वत से संलग्न है। वर्तमान में इसमें कौन शामिल होते हैं? किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, CIS के देश इसमें शामिल होते हैं। तो जो वर्तमान में CIS के देश और तिब्बत का क्षेत्र है वो उस समय के इलाव्रत में शामिल होता होगा, जो मेरू पर्वत से संलग्न था। अब इसके बाद आगे चलते हैं। इस मेरू पर्वत के अगर हम पश्चिम की तरफ आएंगे, आपको याद होना चाहिए कि यहाँ पे एक अन्य द्वीप भी है जिसे क्रांकोआ द्वीप भी कहा जा रहा है। आप याद कर पा रहे हैं मुझे आशा है। तो ये क्रांकोआ द्वीप और हम शक द्वीप की तरफ बढ़ रहे हैं। पर मैं ये कह रहा हूं कि इस महाद्वीप का, यानी जम्बू महाद्वीप का या जम्बू द्वीप का जो पश्चिमी देश है, जो पश्चिम की तरफ स्थित है, उस पश्चिमी देश का नाम है केतुमाल। और ये जो केतुमाल है वो वर्तमान में कहां आता है मालूम है आपको? यह आता है वर्तमान में ईरान और इराक में। ईरान और इराक का जो एरिया है, मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है, वो केतुमाल में ही आती है। तो जो मेसोपोटामिया वो एक समय अपना ही हिस्सा हुआ करता था, तो केतुमाल वाले एरिया में ये आता है। अब इसके नीचे आते हैं हम लोग दक्षिण की तरफ। तो दक्षिण की तरफ जो हमको मिलता है वो है हमारा भारतवर्ष। तो मेरू के दक्षिण में जम्बू द्वीप का कौन सा वर्ष स्थित था? तो आंसर है भारतवर्ष स्थित था। तो हम मेरू के दक्षिण में है, या हम कहें मेरू हमारे उत्तर में है। मेरू एक पर्वत है। फिर हम और आगे जाते हैं। ये वाला एरिया देखो जो दक्षिण पूर्व की तरफ जा रहा है, और इस दक्षिण पूर्व में जो सार्क द्वीप है ऑस्ट्रेलिया वाला, वहां पर हमको ये देश मिलेंगे। तो ये देश जो दक्षिण पूर्वी एशिया संबंधित है उसको कहते हैं हरिवर्ष। इसमें मलेशिया, म्यांमार इत्यादियों को शामिल किया जा सकता है। तो ये जो हरिवर्ष है यह मेरू के दक्षिण पूर्व में स्थित है। फिर हम आते हैं पूर्व की तरफ, जो कि पुष्कर की तरफ जा रहा है। पूर्व की तरफ आने पर हमको यहां पर क्या मिलेगा? पूर्व की तरफ आने पर हमको मिलेगा रम्यक। क्या मिलेगा? रम्यक वर्ष। वर्तमान का जो चीन है वो रम्यक वर्ष के अंतर्गत शामिल किया जाता है। रम्यक वर्ष के अंतर्गत शामिल किया जाता है। हाँ ठीक है। तो है ना, क्या है ये? हाँ इलाव्रत है, ये केतुमाल है। तो ये पूर्व में रम्यक वर्ष है। इसी रम्यक वर्ष के थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे जिसमें चीन, जापान, ताइवान शामिल होता है, तो उसमें भी हम जाते हैं तो प्रियम्बक भी मिलता है। उसके ऊपर कुरुक्षेत्र भी मिल रहा होता है ना। यहाँ पे जाते हैं तो एक किमपुरुष मिल जाता है, किमपुरुष वर्ष है ना। उच्चारण थोड़ा बहुत आगे पीछे देख लेना, उच्चारण थोड़ा बहुत आगे पीछे देख लेना। फिर हम ऊपर जाते हैं, बिल्कुल उत्तर में आते हैं ना मेरू के, तो यहाँ पे कुरु वर्ष मिलता है। कुरु वर्ष, कुरु वर्ष के इधर साइड में जाएंगे तो भाद्र श्राव, और इधर साइड में जाएंगे तो हिरण्यमय वर्ष। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन तीनों का संबंध वर्तमान के रूस से है, ये कहना चाह रहा हूं, और उसके संलग्न क्षेत्रों से है। इनका संबंध कहां से है? तो चीन से है, जापान से है, ताइवान से है, और उस क्षेत्र के आसपास नीचे एरिया से है। इसका क्षेत्र कहां से है? तो मलेशिया इत्यादि क्षेत्रों से इसका क्षेत्र मान लिया जाएगा। भारतवर्ष भारत है, बाकी मैंने आपको बता ही दिया। तो कुछ इस प्रकार से एक हमारा जम्बू द्वीप दिख रहा होगा, इमेजिन हो रहा होगा। ऐसा कुछ समझ में आना चाहिए आप लोगों को। शायद आप मेरी बातों को
समझ भी रहे होंगे। तो आशा करता हूं कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी, सब चीजें आपने इसमें कंप्लीट कर ली हैं, पर्वत बता दिए हैं, सब कुछ मैंने आपको इसमें कंप्लीट करवा ही दिया है। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो आप। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो प्रश्न कैसे आएगा, प्रश्न देख लो एक बार कि जम्बू द्वीप के विस्तार का वर्णन कीजिए। ये जम्बू द्वीप का वर्णन कीजिए, तो परिचय ऐसे लिखना, वहां पे हेडिंग डाल के मत आना, परिचय हम तुम्हें समझाने के लिए बता रहे हैं। कैसे लिखना है कि जैन बौद्ध की जातक कथाओं में जम्बू द्वीप का वर्णन मिलता है। अब अगर वो स्पेसिफाई करें कि जैन के आधार पर बताओ, बुद्ध के आधार पर बताओ, तो बात अलग है। स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं तो उनको ये बता देना कि मुझे मालूम है कि इनका वर्णन कहां मिलता है। पुराणों में 7 द्वीपों की व्याख्या मिलती है, उनमें से एक द्वीप है जम्बू द्वीप। ये एक ऑथेंटिक बात हो गई। तो जम्बू द्वीप का हमने बता दिया कि कहां वर्णन है। अब उसके भौगोलिक विस्तार की बात करते हैं। भौगोलिक विस्तार में हम क्या बात कर रहे हैं, मेरू पर्वत। मेरू पर्वत से संलग्न पूर्व में पुष्कर द्वीप, पश्चिम में कुश तथा क्रांकोवा द्वीप द्वारा सीमा निर्धारित होती है। तो ये भौगोलिक विस्तार हो गया। कुल कितने वर्ष हैं, तो ध्यान रखना कुल इसमें 9 वर्ष हैं। कुल कितने वर्ष हैं, कुल 9 वर्ष हैं। अच्छा, इसमें कौन कौन से पर्वत हैं, तो भैया उन पर्वतों की हम एक समूह बता दें, ध्यान रखना। एक है पर्वतों का समूह, या मैं कहूं पर्वतों का वर्गीकरण है जो विशेष प्रकार से जम्बू द्वीप में मिलता है, और एक पर्वतों की व्याख्या है। तो मैं दोनों ही बता देता हूं। एमपीपीएससी में हो सकता है कि ये 2-2 नंबर से हमसे प्रश्न पूछ लें, तो मैं दोनों ही बता देता हूं आपको, मैं आपको दोनों ही बता देता हूं। तो पर्वतों के समूह को ऐसे बांटा जा सकता है, जैसे आज हम पर्वतों के वर्गीकरण करते हैं ना, उत्पत्ति के आधार पर पर्वत, हलचल के आधार पर पर्वत, ऐसे पुराणों में जम्बू द्वीप के जो पर्वत थे उनका वर्गीकरण किया गया। जैसे एक होते हैं विश्वकंभ पर्वत। ये कौन से पर्वत होते थे, ऐसे पर्वत जो मेरू के आसपास अवस्थित हों, मेरू के पास जो अवस्थित थे, उससे संलग्न थे, उनको विश्वकंभ पर्वत कहा गया, उन समूह को विश्वकंभ पर्वत कहा गया। उदाहरण के तौर पर जो मेरू है वो वर्तमान का पामीर है, जैसा कि मैंने बोला है। अगर मैंने तिब्बत बोला हो तो एडजस्ट कर लेना, कहीं अगर तिब्बत बोल दिया हो धोखे से तो पामीर है। अब इस पामीर का यहां से एक पर्वत निकला जिसे हमने तियनसान पर्वत कहा था, है ना। यहां से एक पर्वत निकलता है जिसको हम ट्रांस हिमालय कहते हैं, अगर मैं इसको हिमालय लिख दूंगा तो बुरा नहीं है। फिर यहां से एक पर्वत निकलता है जिसको हम हिंदू कुश कहते हैं, और यहां से एक पर्वत निकलता है जिसको हम सुलेमान कहते हैं। ऐसा आप लोगों ने पढ़ा होगा इंडियन ज्योग्राफी जब मैंने प्री पढ़ाया था, या आप आगे पढ़ोगे मेंस आएगा तो इन समूहों को अगर मैं प्राण के हिसाब से देखूं तो इनको मैं विश्वकंभ पर्वतों का समूह कहूंगा। यानी ऐसे पर्वत जो मेरू के आसपास स्थित हो वो इस ग्रुप में शामिल होंगे। फिर उनकी खुद की कुछ विशेषता हो, बात अलग है। जैसे कि कोई भ्रंश पर्वत हो सकता है, कोई बलित पर्वत हो सकता है, ऐसे ही पर्वतों का एक विशेष डिवीजन है। वर्ष पर्वत क्या होते हैं, जो संपूर्ण जम्बू द्वीप में मिले। विश्वकंभ कहां मिलेंगे, केवल मेरू के आसपास। वर्ष पर्वत पूरे संपूर्ण द्वीप में जो भी पर्वत मिलते हैं उनको हम वर्ष पर्वत कहते हैं। केसराचल पर्वत क्या होते हैं, जो अंता महाद्वीपीय पर्वत होते हैं। अंता महाद्वीपीय पर्वतों को केसराचल पर्वत कहा जाता है। कुल पर्वत क्या होते हैं, अगर बोला जाए तो ऐसे पर्वत जो समूह में प्राप्त हो, ऐसे पर्वत जो समूह में प्राप्त हो उनको कुल पर्वत कहते हैं। मर्यादा पर्वत किसे कहते हैं, ऐसे पर्वत जो सीमा पर प्राप्त हो। समझ पा रहे हो ना, महाद्वीपों की सीमा पर प्राप्त होते हैं उनको मर्यादा। तुद्र पर्वत क्या होते हैं, छोटी छोटी पहाड़ियों को तुद्र पर्वत कहते हैं। छोटी छोटी पहाड़ियों को तुद्र पर्वत। इस प्रकार से एक जम्बू द्वीप के पर्वतों का वर्गीकरण किया था। अच्छा, कुछ जम्बू द्वीप के पर्वत भी हैं जिनका पुराणों में वर्णन है, जैसे मेरू पर्वत, इसका वर्णन विष्णु पुराण में है, और इसके बारे में कहा गया है कि यह जो जम्बू द्वीप है उसका केंद्र बिंदु है, और
स्वर्ण के समान इसका आवा है, सोने की तरह चमकता है और इसकी जो आकृति है वो कमल के आकार की है। मैंने बताया भी था कि कमल के समान दिखता है। वो शायद कल्पना करने वाले ने उसी को ब्रह्मांड मान लिया, इसीलिए ब्रह्मा को कमल पे बिठाया जाता है। हिमवान पर्वत, जो वर्तमान का हमारा हिमालय है वो हमारा हिमवान पर्वत है। मल्लवान पर्वत, इस पर्वत का वर्णन विष्णु पुराण में मिलता है और यह मानते हैं कि मेरू के पश्चिम में जो पर्वत है, शायद ये मानते हैं कि यह सुलेमान पर्वत का ही रूप है और इसे वायु पुराण में हंस पर्वत कहा गया है। यानी मल्लवान को वायु पुराण में हंस पर्वत कहा गया है। निषद, जो वर्तमान में हिंदू कुश है, उसे पुराणों में निषद के नाम से जानते हैं। और भगवत पुराण में एक पर्वत है जिसे बोलते हैं गंधमादन, जो तिब्बत क्षेत्र में मिलता है मेरू के आसपास। कुल मिला के ये सब अगर आप देखोगे किस कैटेगरी के पर्वत हैं, तो ये सब विश्वकंभ पर्वत की कैटेगरी में आते हैं। ये सब विश्वकंभ पर्वत हैं। तो इस प्रकार से हमने जम्बू द्वीप का पूरा जो कॉन्सेप्ट हो सकता था, उन कॉन्सेप्टों को हमने अच्छे से समझा, उस उत्तर की फ्रेमिंग अच्छे से की। तो परिचय वाली बात हमने कंप्लीट कर ली, भौगोलिक विस्तार हमने कंप्लीट कर लिया, कुल 9 वर्ष हमको नाम याद है, कुल पर्वत उनके 2 डिवीजन हम बहुत अच्छे से कर देंगे। 10 नंबर में आएगा जम्बू द्वीप, हम बहुत अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। अब जम्बू द्वीप के अलावा भी कई द्वीप थे, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा आप समझ लीजिए। प्लक्ष द्वीप, प्लास्का द्वीप, विष्णु पुराण में इस द्वीप का वर्णन है। बाकड़ के पेड़ की वजह से इसका नाम प्लक्ष पड़ा है। इसमें 7 पर्वत दिखते हैं प्रमुख रूप से, जैसे गोमेद, चंद्र, नारद, बेभ्राज, दंदवी और सोमक। इसी प्रकार से 7 नदियों का वर्णन है, अनुताप्ता, सीखी, विपासा, सुकृता, विद्रवा, अक्लमा और अमृता। ये सब प्लक्ष के द्वीपों का संबंध है। क्या एमपीपीएससी में सर इतना आएगा? जवाब है नहीं। कौन सा प्रश्न आएगा? आंसर है जम्बू द्वीप। तो सर ये क्यों पढ़ा रहे हो? माहौल बनाने के लिए। सालमन या सोलमोनी द्वीप, गरुड़ पुराण में वर्णन है, सालमन के पेड़ों की वजह से चर्चा में रहते हैं, इनका नाम रखा गया। चर्चा में क्या रहते हैं? कोई करंट चल रहा है क्या? कुछ द्वीप विष्णु पुराण में वर्णन है, घृत सागर से घिरे हुए हैं और कुछ घास के कारण पर चर्चा में है। अब ध्यान रखना, अभी हम ये चर्चा करेंगे कि कौन सा द्वीप किस सागर से घिरा हुआ है। उसके लिए हमें 7 सागर के नाम याद होने चाहिए, जो आगे सीखेंगे आप। क्रौंक या क्रौंकोवा द्वीप दूध से घिरा हुआ है, 7 नदियां बहती हैं, क्रौंच पर्वत है यहाँ पर। इस पर्वत का संबंध परशुराम से, मानते हैं कि तीर चलाकर उन्होंने इसमें छेद कर दिया था, जिसे क्रौंच कहते हैं। साक द्वीप, साक के वृक्ष की वजह से दक्षिण पूर्वी इसका विस्तार हुआ है, कहाँ? ऑस्ट्रेलिया तक जानते हैं हम लोग। पुष्कर द्वीप मीठे पानी से घिरा हुआ है, इंद्र की नगरी कहते हैं। मनुष्योत्तर पर्वत यहीं पर स्थित है ना। अब जैसे द्रोणागिरी, हनुमान जी कहाँ बूटी लेने गए थे? कमेंट करके बताना। शिवालिक का प्राचीन नाम क्या है? कमेंट करके बताओ। 2 मैंने आपसे प्रश्न पूछे हैं, इसका जवाब नहीं तो अगले लेक्चर में आपको मिल ही जाएगा। अब आते हैं 7 समुंदर की तरफ। तो जिस प्रकार से 7 द्वीप है, ऐसे ही 7 समुंदर है। क्षरोद, क्षरोद का मतलब ऐसा समुंदर जिसमें नमक हो, यानी नमक से निर्मित क्षरोद। इच्छरोद, ऐसा समुंदर जो शक्कर का हो, ये कल्पना है केवल। सुरोद, ऐसा समुंदर जो शराब यानी कि मदिरा से भरा हुआ हो। घृतोद, ऐसा समुंदर जो घी का बना हो। क्षीरोद, जो दूध का बना हो। दधि मंदोद, जो दही से बना हो। और शुद्धोद, जो स्वच्छ जल का हो, पीने योग्य पानी हो, जैसे कि लेक सुपीरियर झील, जो पीने योग्य पानी है। तो इस प्रकार से हमने कल्पना की है। अब पीएससी में प्रश्न आएगा कि कौन सा महाद्वीप किन सागरों से घिरा हुआ है। एक्चुअली अगर पृथ्वी की कल्पना करें इन 7 द्वीपों की, तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देते हैं। जो इसका केंद्र है ये वाला, ये है हमारा जम्बू द्वीप, और हम इस केंद्र से बाहर जाएंगे तो सभी द्वीप हमको मिलते हुए चले जाएंगे। तो इसको इस प्रकार से काट के दिखाता हूं मैं आपको, जैसे हम पृथ्वी काटते थे। ये सतह पर है, ध्यान रखना, अंदर नहीं। यहाँ पे लिखा है देखो, सबसे ऊपर ये जो सागर दिख रहा है, ये है स्वच्छ जल का सागर। सागर सागर, ये व्हाइट रंग से जो दिख रहे हैं सब सागर है, वो जो कलरफुल है ये सब द्वीप है। यानी पुष्कर द्वीप जो सबसे बाहर है, यह 2 सागरों से घिरा हुआ है। किससे? स्वच्छ जल से और दही से। फिर साक द्वीप दही से और दूध से। क्रांकुआ द्वीप दूध से और घी से। कुश द्वीप घी से और मदरा से। इसी प्रकार से सालमोली द्वीप मदरा और शक्कर से। प्लास्का द्वीप शक्कर और नमक से। और लास्ट में पूरे तरह से नमक से कौन घिरा हुआ है? तो आंसर है जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप एक ही सागर से घिरा हुआ है, चारों तरफ नमक ही नमक है। बाकी कौन किससे घिरा हुआ है आपको समझ में आ रहा है। उदाहरण के तौर पर अगर पुष्कर द्वीप को देखेंगे तो ऊपर स्वच्छ जल है, नीचे दही से घिरा है। साग द्वीप को देखेंगे, ऊपर दही है, नीचे दूध से घिरा है। क्रांकुआ ऊपर दूध है, नीचे घी से घिरा है। कुश ऊपर घी है, नीचे मदरा से घिरा हुआ है। ऐसा कल्पना की जा रही है, कोई हकीकत नहीं है।
इसी प्रकार से सालमोली ऊपर मदिरा से है, नीचे शक्कर से, प्लास का ऊपर शक्कर है, नीचे नमक है, लेकिन जो जम्बू द्वीप है वो चारों तरफ से नमक से घिरा हुआ द्वीप की कल्पना की गई है, जो इस प्रकार से हमको दिखाई दे रहा है। आशा करता हूं कि आप मेरी बात समझ गए हैं। ये हमारे ब्रह्मांड की कल्पना की जा रही है। ब्रह्मांड के ऊपर 7 परत हैं, ब्रह्मांड के नीचे तो जो हम रह रहे हैं ये है भूलोक। भूलोक के नीचे है कौन कौन से लोक हैं? पहले पड़ता है भूलोक के नीचे अताला लोक, फिर पड़ता है बिताला लोक, फिर पड़ता है सुताला लोक। सुताला लोक के और नीचे जाएंगे तो महाताला लोक, तताला लोक, रसातल और पाताल। सबसे नीचे कौन सा है? पाताल लोक। ऐसे ऊपर जाते हैं स्वर लोक, महार लोक, जाना लोक, तापा लोक, लास्ट में करता है ब्रह्म लोक। अब इसको पृथ्वी पे अप्लाई करो। क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, अपर कोर, लोअर कोर, यही तो पढ़ रहे हो। ऊपर क्षोभ मंडल, सप्ताह मंडल, फंड मंडल, दंड मंडल, भंड मंडल। अरे तुम लोगों ने नकल ही तो किए है। अरे यार समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? क्या पीएससी में ऐसा कुछ आएगा? नहीं आएगा। अगर आएगा तो मैंने आपको बता दिया है। तो ये है हमारे ब्रह्मांड की रचना। अंत में यहाँ पर है सत्यलोक, ब्रह्मा जी बैठते हैं कमल के आकार का। क्यों है कमल के आकार का? क्योंकि जम्बू द्वीप की कल्पना में ऐसे ही कर रहे हैं, तो जैसी कल्पना करेंगे उसी प्रकार से रहेगा। कौन कितना ऊंचाई पर है? तो यहाँ पे योजन लिखे हुए हैं, इतने योजन पर है। अब ये सब धार्मिक बातें हो जाएंगी, इस पर हमें ज्यादा फोकस नहीं करना है। सामने लिखा हुआ है, इच्छा है तो रटते रहो। इसके अलावा अगर और कोई ज्ञान चाहिए तो ज्ञान के लिए संपर्क करें, नंबर आपको मैं दे देता हूं। डाउट होने पर ही मैसेज करें, रात में आहें भरने वाले मैसेज ना करें कि सर हमारा टाइम पास नहीं हो रहा है। दूसरी बात, यह कोर्स डेमो है, इसका एप्लीकेशन पर जाके आप परचेज कर सकते हो। ज्योग्राफी पूरा 150 दिन में खत्म होगा। आशा करता हूं कि समझ में आया होगा। डेमो खत्म, अब सीधे एप्लीकेशन पर मिलेंगे। ज्योग्राफी की कोई भी मेंस की क्लास यूट्यूब पर नहीं आएगी, बीच बीच में डेमो जरूर आएंगे।